मुंबई भारत का वो मेट्रो सिटी है जहां हर भारतीय का सपना सच होता है। सालों पहले इस सिटी को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। हालांकि बॉम्बे से मुंबई तक का सफर काफी रोमांचक रहा है और इस शहर का एक समृद्ध इतिहास है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाला ये शहर एक समय पर दहेज के रूप में एक विदेशी राजा को शादी के दौरान दे दिया गया था। सपनों की नगरी कहलाने वाला मुंबई ने सदियों में कई बदलाव देखे हैं। जो रूप आज मुंबई का दिखाई देता है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ये जगह अलग अलग 7 आइलैंड्स में बनती थी जो 7 आइलैंड ऑफ बॉम्बे कहलाते थे। ये अलग अलग आइलैंड्स कुछ दूरी पर बसे हुए थे जिनमें बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मडगांव, परेल, वर्ली और महिम शामिल थे। उस वक्त यहाँ ज्यादातर मछुआरे रहते थे जो मछली पकड़कर अपना गुजारा करते थे। अगर सिविलाइजेशंस की बात करें तो ये एरिया एंशिएंट टाइम से अलग अलग कम्युनिटीज का घर रहा है। सबसे पहले यहाँ मौर्यन सम्राट अशोक का शासन था। फिर 2nd सेंचुरी बीसी से 10th सेंचुरी सीई तक यहाँ अलग अलग इंडिजिनियस डायनेस्टीज जैसे कि सतवन, अभिरस, वक्टक, कलचुरी, राष्ट्रकूट और चोला का शासन रहा। 1348 में दिल्ली सल्तनत ने भी सभी आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया जिससे यहाँ की इंडिजिनियस सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। 1391 में गुजरात सल्तनत ने इस जगह पर अपना अधिकार जमा लिया। 1509 तक पोर्चुगीज यहाँ पहुंच गए थे लेकिन उन्हें बॉम्बे पर पूरी तरह कब्जा करने में 1534 तक का समय लग गया। पोर्चुगीज ने यहाँ कई आर्किटेक्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट्स किए, साथ ही रोड्स, क्रॉसवेज और फोर्ट्स का निर्माण भी कराया। लगभग 1 शताब्दी तक पोर्चुगीज का यहाँ शासन रहा। 1661 में पोर्चुगीज किंग जॉन 4 ने अपनी बेटी की शादी ब्रिटिश किंग चार्ल्स 2 से कराई और दहेज में बॉम्बे के ये आइलैंड्स ब्रिटिश को दे दिए। धीरे धीरे इन सभी आइलैंड्स को मिलाकर एक सिटी बनाया गया जो बॉम्बे कहलाया। ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिससे आज का मॉडर्न मुंबई बनाने की नींव रखी गई। आज का मुंबई एक विभिन्न संस्कृतियों का संगम है जो अपनी रोशनी, सपनों और भव्य इतिहास के लिए जाना जाता है। बसाएं जो आज के टाइम में वसाई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पोर्चुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। उस टाइम बहादुर शाह गुजरात सल्तनत के रूलर इस्लामिक एक्सपेंशन के साथ अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश में थे। लेकिन 1528-1529 के दौरान पोर्चुगीज गवर्नर लोपो वेज दे सैम्पियो ने गुजरात सल्तनत से फोर्ट ऑफ महिम को छीन लिया। इसी टाइम मुगल एम्परर हुमायूं भी अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने में लगे हुए थे। बहादुर शाह को लगने लगा कि अगर जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो हुमायूं गुजरात को उनसे छीन लेगा। ये डर बढ़ता गया और फाइनली बहादुर शाह ने पोर्चुगीज से दोस्ती करने का फैसला किया। लेकिन पोर्चुगीज का एम्बिशन कुछ और ही था। एक तरफ बहादुर शाह हुमायूं से सुरक्षा मांग रहे थे तो दूसरी तरफ पोर्चुगीज ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। पोर्चुगीज ने बहादुर शाह को हुमायूं के अटैक से बचाने का वादा किया लेकिन इसके बदले में उन्होंने एक ट्रीटी साइन करवाई जो 23 दिसंबर 1534 को फाइनलाइज हुई। इस ट्रीटी के तहत बहादुर शाह ने बॉम्बे और बसाई के 7 आइलैंड्स पोर्चुगीज को सौंप दिए। इस ट्रीटी के बाद गुजरात सल्तनत का कंट्रोल बॉम्बे और बसाई पर से खत्म हो गया। पोर्चुगीज ने बॉम्बे और उसके आसपास के आइलैंड्स पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। बसाई और बॉम्बे के 7 आइलैंड्स ऑफिशियली उनके रूल में आ गए। अब उनका मेन एम यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना और ट्रेड को और स्ट्रांग बनाना था। क्योंकि यहाँ इस्लामिक रूल चल रहा था, इस वजह से सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव थी। पोर्चुगीज ने अपना रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए इंटर मैरिज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ताकि लोकल लोगों को भी अपने इन्फ्लुएंस में ला सकें। इसके अलावा पोर्चुगीज ने बॉम्बे और बसाई में कई चर्चेस बनवाए लेकिन उनके रूल के दौरान यहाँ किसी भी बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। फिर भी पोर्चुगीज ने यहाँ ट्रेड सेंटर्स, बिल्डिंग्स और रोड्स डेवलप किए जिससे उनका बिजनेस और स्ट्रॉन्ग हो सके। 16th सेंचुरी के एंड तक पोर्चुगीज ने इंडियन ओशन और इंडिया में अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कर ली थी लेकिन जैसे जैसे उनकी मोनोपोली बढ़ती गई दूसरे यूरोपियन पावर्स स्पेशली डच और ब्रिटिश उनके खिलाफ खड़े होने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में सूरत के आसपास अपनी शिप्स भेजनी शुरू की। उन्होंने गुजरात के गवर्नर से ट्रेड करने की परमिशन मांगी लेकिन पोर्चुगीज ने उनके 2 ट्रेडर्स को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश और पोर्चुगीज के बीच एक नेवल बैटल हुई जो बैटल ऑफ स्वैली कहलाई। इस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ये पहली बार था
जब पोर्चुगीज को किसी दूसरी यूरोपियन पावर ने इंडिया में हरा दिया था। बैटल ऑफ स्वैली के बाद पोर्चुगीज की मोनोपोली वीकन होने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में कई जगह ट्रेड की परमिशन मिल गई। एक तरफ ब्रिटिश अपनी ट्रेड पावर बढ़ाने के लिए हर एफर्ट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पोर्चुगीज अपनी लॉस्ट मोनोपोली को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। मिडल ऑफ द 17th सेंचुरी तक ब्रिटिश और डच ने इंडियन ट्रेड में अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना ली थी। पोर्चुगीज का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होने लगा और ब्रिटिश ने बॉम्बे को उनसे 1661 में ऑफिशियली ले लिया। डच की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपने पैर जमाने लगी थी। दूसरी तरफ पोर्चुगीज का वर्चस्व भी कम होता जा रहा था। ब्रिटिशर्स को ये अच्छी तरह समझ आ रहा था कि अगर उन्हें भारत में ट्रेड इस्टेब्लिश करना है तो जल्द ही उन्हें कोस्टल एरियाज पर अपना कंट्रोल बनाना होगा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड मेनली पटना, सूरत, कोलकाता और गुजरात में ही कर रही थी, लेकिन दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को भारत में आने से रोकने के लिए वेस्टर्न कोस्ट को भी सिक्योर करना जरूरी था। बॉम्बे आइलैंड्स भी इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर ही आते थे, जो अरेबियन सी के बिल्कुल पास थे। यहाँ से दूसरे ट्रेडर्स भारत की तरफ आ सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी हाल में दूसरी यूरोपियन पावर्स को भारत में अपना राज जमाने देना नहीं चाहती थी। इसी वजह से ब्रिटिश एम्पायर के काउंसिल ने सोचा कि बॉम्बे को पोर्चुगल से एक्वायर करने का कोई तरीका निकालना होगा। इसके लिए पोर्चुगीज किंग जॉन IV के सामने एक मैरिज प्रपोजल रखा गया। ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज के सामने एक शादी का प्रपोजल रखा, जिसमें ब्रिटिश किंग चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड और पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, जो कि पोर्चुगीज किंग जॉन IV की बेटी थी, उनकी शादी का प्लान बनाया गया। ये शादी सिर्फ एक अलायंस नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव थी। इस प्रपोजल में एक शर्त ये भी रखी गई कि पोर्चुगीज को बॉम्बे के साथ साथ उसके 7 आइलैंड्स को इंग्लैंड को डाउरी के तौर पर देना होगा। 1661 में ब्रिटिशर्स ने ये मैरिज प्रपोजल ऑफिशियली भेज दिया, लेकिन पोर्चुगीज मिनिस्टर्स और कैथोलिक चर्च इसके खिलाफ थे। चर्च को किंग ऑफ इंग्लैंड की प्रोटेस्टेंट बिलीफ से प्रॉब्लम थी, इसलिए शादी अप्रूव करने में देर हो रही थी। लेकिन इसी दौरान डच की ग्रोइंग पावर पोर्चुगीज के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गई। 16th सेंचुरी के एंड तक डच लोग इंडियन ओशियन में पोर्चुगीज की मोनोपोली को चैलेंज करने लगे। डच ने पोर्चुगीज के बिजनेसेस को मसाला, सिल्क और गोल्ड ट्रेड में इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पोर्चुगीज के ट्रेड रूट्स को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। 17th सेंचुरी के एंड तक नेदरलैंड्स यूरोप का सबसे अमीर देश बन चुका था। डच की इस एक्सपेंशन पॉलिसी को देखकर पोर्चुगीज अब डरने लगे। अब उन्होंने सोचा कि अगर ब्रिटिश क्राउन से दोस्ती हो जाए तो डच को भारत में आने से रोका जा सकता है। इसी वजह से पोर्चुगीज मैरिज ट्रीटी पर अग्री हो गए। 1661 में शादी ऑफिशियली हो गई और 27 मार्च 1668 को बॉम्बे ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। पोर्चुगीज ने बॉम्बे को एक नॉर्मल ट्रेड आउटपोस्ट की तरह देखा था, लेकिन ब्रिटिशर्स बॉम्बे के पोटेंशियल को पहले ही समझ गए थे। इस मैरिज के दहेज में बॉम्बे के 7 आइलैंड्स के साथ साथ मोरक्को का पोर्ट ऑफ टैंगियर भी ब्रिटिशर्स को गिफ्ट किया गया। ब्रिटिशर्स को ब्राजील और पोर्चुगीज ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने की परमिशन भी मिली। साथ ही पोर्चुगल में रहने वाले इंग्लिश रेजिडेंट्स को रिलीजियस और कमर्शियल फ्रीडम भी दी गई। इस शादी के बाद पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स के रिलेशन इंप्रूव हो गए, लेकिन पोर्चुगीज ये नहीं समझ पाए कि बॉम्बे आगे जाके एक मेजर इकोनॉमिक हब बनने वाला था, जिसका ब्रिटिशर्स ने पूरा फायदा उठाया। साथ ही करीब 2 मिलियन पोर्चुगीज क्राउन्स भी इंग्लैंड को दिए गए। उस समय बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, कई रीजंस की वजह से। कंपनी बॉम्बे के जरिए अपने गुड्स को आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकती थी और आने वाले समय में वो अपना ट्रेडिंग सेंटर गुजरात की कोस्टलाइन से हटाकर बॉम्बे शिफ्ट करने वाली थी। इस आइलैंड की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी हर हाल में इसे हासिल करना चाहती थी। इसी वजह से कंपनी ने किंग से आइलैंड की मांग की और 27 मार्च 1668 को किंग ने सिर्फ 10 पाउंड एनुअल रेंट पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे अपने कंट्रोल में लिया, वहां के बदलाव शुरू हो गए। सबसे पहले कंपनी ने डेवलपमेंट पर ध्यान दिया और कई नए चेंजेस किए। ब्रिटिशर्स ने यहाँ वेयर हाउसेस, कस्टम हाउसेस बनवाए और बॉम्बे कैसल के आसपास फोर्टिफिकेशंस भी करवाए। साथ ही एक सिविल कोड भी बनवाया गया। बॉम्बे का पहला गवर्नर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रेसिडेंट जॉर्ज ऑक्सेंडन को बनाया गया। डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के काम के साथ साथ कंपनी ने अपने बिजनेसेस को भी तेजी से एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। लेकिन बॉम्बे में बिजनेस बनाने के लिए पहले इस जगह को और डेवलप करना जरूरी था। उस समय आइलैंड्स पर हेल्थ फैसिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर थी, जिस वजह से यहाँ कई बीमारियां फैलती रहती थी। लोगों के लिए यहाँ काम करना काफी मुश्किल था।
इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ हॉस्पिटल्स और मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल कराई। इन मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से बॉम्बे की पॉपुलेशन में काफी सुधार देखा गया। 1661 से 1675 के बीच बॉम्बे की पॉपुलेशन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। जो पॉपुलेशन एक समय पर सिर्फ 10,000 थी, वो मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से लगभग 60,000 तक पहुंच गई। प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से यहाँ ट्रेड भी और आसान हो गया। इंडिया और ब्रिटिश मर्चेंट्स के अराइवल के साथ साथ 17वीं सेंचुरी का एंड तक बॉम्बे में ट्रेड का डेवलपमेंट भी दिखने लगा। यहाँ सॉल्ट, राइस, आइवरी, क्लोथ, लेड और स्वॉर्ड ब्लेड्स का व्यापार होता था। जैसे जैसे बॉम्बे में ट्रेड ग्रो हुआ, 1710 तक ब्रिटिशर्स ने अपना बॉम्बे कैसल भी बनवा लिया। इस कैसल की मदद से ब्रिटिशर्स ने यहाँ 24 आसपास के एरिया पे नजर रखनी शुरू कर दी, जिसका फायदा ये हुआ कि आइलैंड पर यूरोपियन पायरेट्स और मराठा का सी अटैक्स काफी कम हो गए। साथ ही बॉम्बे ब्रिटिशर्स के बिजनेस में काफी मददगार साबित हुआ। इस जगह की बढ़ती स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से अपना हेडक्वार्टर्स बॉम्बे शिफ्ट कर लिया। इसके बाद मिड 18वीं सेंचुरी तक बॉम्बे ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया और यहाँ से बॉम्बे को एक मॉडर्न सिटी बनाने का दौर शुरू हो गया। 1782 में विलियम हॉर्नबाय को बॉम्बे का गवर्नर बनाया गया। उस वक्त बॉम्बे अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ था, जो कई रीजंस की वजह से हॉर्नबाय के लिए परेशानी का सबब बन रहा था। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जो बॉम्बे को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस समय इन सब आइलैंड्स पर ट्रैवल करने के लिए ब्रिटिश ट्रेडर्स को बोट्स और शिप्स का सहारा लेना पड़ता था। एक समय था जब हर बार बाढ़ या सुनामी आती थी तो यहाँ की सारी बोट्स तबाह हो जाती थी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। इसके अलावा सूरत पोर्ट मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा मुगलों का खतरा बना रहता था। उन्हें एक नए पोर्ट की भी जरूरत थी जो मुगलों की नजर से दूर हो और जहां वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। साथ ही कंपनी को इन 7 टापुओं पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में भी दिक्कत हो रही थी। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए विलियम हॉर्नबाय ने इन 7 टापुओं को जोड़कर एक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्हें पता था कि अगर सारे टापू एक साथ जोड़ दिए गए तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करना आसान हो जाएगा। इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने टापुओं के बीच कॉजवेज बनाने का प्रोग्राम शुरू किया, जिसे हॉर्नबाय वेलर रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था इन टापुओं के बीच की खाली जगह को भरकर एक साथ जोड़ देना। ये प्रोजेक्ट 1782 में शुरू हुआ और 1845 तक पूरा हुआ। इसी तरह जो जगह कभी बॉम्बे कहलाई जाती थी, आज आप उसे मुंबई के नाम से जानते हैं। जब टापुओं को जोड़ दिया गया तो ब्रिटिशर्स ने भारत से लूटने के लिए यहाँ अलग से पोर्ट विकसित कर लिया। कॉजवेज बनने के साथ ही बॉम्बे में फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई। इन फैक्ट्रीज में ब्रिटिशर्स भारत से एक्सपोर्ट होने वाले माल को इकट्ठा करते थे और सीधा इंग्लैंड भेज देते थे। इसी तरह इंग्लैंड से आने वाले फिनिश्ड गुड्स भी यहीं से दूसरे देशों में भेजे जाते थे। इन फैक्ट्रीज के लिए ब्रिटिशर्स को सस्ती मजदूर शक्ति की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने भारत के अलग अलग इलाकों से लोगों को लाकर यहाँ बसाना शुरू किया। धीरे धीरे ये शहर कोलकाता की बराबरी करने लगा और कुछ ही समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल कैपिटल बन गया। लेकिन अब भी यहाँ सड़कों की कमी थी, जिस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड को और बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए नए रास्ते और सड़कें बनवाई। भारत के कोने कोने से आने वाले माल, कपड़े, मसाले और चीनी को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके, इसके लिए 1845 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे सर्विसेज भी शुरू कर दी। बॉम्बे जल्दी ही ब्रिटिश इंडिया का फाइनेंशियल हब बन गया, जिस वजह से यहाँ ब्रिटिश इलाइट क्लास के लोग और उनके ऑफिसर्स भी बसने लगे। इन्हीं लोगों की सुविधा के लिए ब्रिटिशर्स ने भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे में ही शुरू की। 1853 में ये ट्रेन बोरी बंदर से थाने के बीच चलाई गई। इसी बीच भारत में एक बड़ा बदलाव आया। 1857 की क्रांति शुरू हो गई। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटा दिया। हालांकि इंडियन ओशियन ट्रेड का कंट्रोल अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। फिर 1 जनवरी 1874 को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पूरा भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में आ गया और बॉम्बे सहित पूरे देश के अफेयर्स का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। क्योंकि बॉम्बे तब भारत का सबसे उन्नति और बड़े शहरों में से एक था, इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने इसे और विकसित करने की कई नए
योजनाओं पर काम किया। समय के साथ साथ बॉम्बे और ज्यादा प्रॉस्परस होता जा रहा था। जैसे ही यहाँ नई फैक्ट्रीज बनी और अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, वैसे ही यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। बाहर से लोग नए रोजगार और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में बॉम्बे आने लगे। आज जो मुंबई है वही कभी ब्रिटिशर्स के समय में एक रिक्लेम्ड लैंड का छोटा सा बंदर था, जो धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और ट्रेड हब बन गया। बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से बॉम्बे में कई समस्याएं सामने आने लगी, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ केयर सिस्टम की थी। 1896 में यहाँ प्लेग फैल गया, जिससे बॉम्बे प्रेसिडेंसी की हालत बहुत नाजुक हो गई। इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया, जिसका उद्देश्य शहर की स्थिति को सुधारना था। इस ट्रस्ट ने नए सेटलमेंट्स बसाने का काम शुरू किया, जिसमें लोगों को नए जगहों पर बसाया गया। लेकिन इस नए सेटलमेंट के दौरान ब्रिटिशर्स ने भारतीय मजदूर और आर्टिसंस को वहां से निकाल दिया, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा जमीन मिल सके। इस वजह से कई भारतीय आर्टिसंस बिना घर के हो गए। इसी पीरियड में बॉम्बे के चारों तरफ सी वॉल्स बनाने का भी काम शुरू किया गया। ये प्रोजेक्ट काफी एम्बिशियस था और बजट के इश्यूज की वजह से इसका काम काफी लंबा चला। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब फाइनली मरीन ड्राइव का निर्माण हुआ, तब जाके ये सी वॉल्स प्रोजेक्ट पूरा हो सका। बॉम्बे का विकास तेजी से हो रहा था, लेकिन इसका असली उद्देश्य सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर की इनकम बढ़ाना और भारत से जितना हो सके उतना धन लूटना था। मरीन ड्राइव फ्लाईओवर भी इसी वजह से बनवाया गया था, ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सप्लाईज, राशन और हथियारों को तेजी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। 1945 में मरीन ड्राइव का काम पूरा होने के बाद बॉम्बे सबर्ब्स में भी नई जमीन अवेलेबल हुई, जहां नए डेवलपमेंट्स और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनने लगी। ब्रिटिश रूल के दौरान बॉम्बे पॉलिटिक्स और बिजनेस का एक बड़ा हब बन चुका था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ कई बड़े स्ट्रक्चर्स बनवाए जो आज भी भारत की शान में शामिल हैं, जैसे राजा भाई क्लॉक टावर, विक्टोरिया टर्मिनल और बॉम्बे हाई कोर्ट। 1911 में जब किंग जॉर्ज V का भारत के एम्परर के रूप में कोरोनेशन होने वाला था, तब मुंबई के आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, जो 1924 में पूरा हुआ। 1947 में भारत की आज़ादी मिलने तक बॉम्बे देश के सबसे इम्पोर्टेंट शहरों में से एक बन चुका था। यहाँ गुजराती समाज का जबरदस्त बोलबाला था। आज़ादी के बाद भी बॉम्बे की इकोनॉमी और बिजनेस लार्जली गुजराती समाज के हाथ में थी। इसी वजह से मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन में डिससैटिस्फैक्शन फैलने लगा, जो धीरे धीरे 1956 से 1960 तक एक बड़े मराठा प्रोटेस्ट में बदल गया। इस पीरियड में बॉम्बे में काफी हिंसा भी देखने को मिली। बढ़ती असंतुष्टि और विवादों के कारण 1960 में बॉम्बे स्टेट की पार्टीशन कर दिया गया और 2 नए राज्य महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। इसके बाद बॉम्बे महाराष्ट्र का हिस्सा बना और उसकी राजधानी मुंबई बन गई। 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो मराठी भाषा का नाम था, और तब से ये शहर इसी नाम से जाना जाता है।